नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता रोहित क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 9 तक पढ़ लिया है और सारे वीडियोस जो है वो आपके यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस जो भी न्यू यूज़र्स हैं, जो भी देख रहे हैं, वो शुरू से अगर देखना है जिन्हें भी, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखें। और प्लीज़ लाइक करना कोई नहीं भूलेगा और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों का भला हो। और प्लीज़ दोस्तों, नए यूज़र्स आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सही टाइम पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग यूट्यूब के सेटिंग में जाकर आप जो प्ले स्पीड है वो बढ़ा लें। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को धीरे आ रही है तो प्लीज़ जो है आप लोग वॉइस को बढ़ा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, प्रांतीय राज्य। प्रांतीय राज्य में है विजयनगर। ठीक है, विजयनगर। अन्य नाम इसका है नूनीज एवं पेस ने इसे विसनग बताया है। ठीक है, अन्य नाम में निकोल कोंटी ने इसे विजेन गोलिया बताया एवं अब्दुल रजाक ने इसे विसनगर कहा है। समकालीन लोगों ने कर्नाटक साम्राज्यमु इसे कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हम्पी एवं हस्तानवती। ठीक है, विजयनगर की स्थापना इसी के ध्वंसावशेषों पर किया गया। हम्पी नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है। ठीक है, कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के अनुसार अभियंता एवं पुराविद कालीन मैकेंजी ने ही सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेषों को खोजा था। अलेक्जेंडर ग्रानियेलो ने सर्वप्रथम हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों का विस्तृत चित्र बनाया था। 1876 ईस्वी में J.F. फ्लिंट ने मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन किया। 1976 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय तथा 1986 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया था। ठीक है, हम्पी बहुत फेमस है, यहाँ तक कि हमारे इंडियन करेंसी पे भी हम्पी का फ़ोटो है। ठीक है, आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा कि भारत के किस करेंसी के पीछे जो है हम्पी के अवशेष का अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, चलिए, बहुत ही कॉमन रुपया है, गरीब से गरीब अमीर अमीर के पास वो नोट उपलब्ध होगा। ठीक है दोस्तों, आगे आर सेवेल यानी रॉबर्ट सेवेल प्रथम आधुनिक इतिहासकार थे, जिन्होंने 1901 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत इतिहास अ फॉरगेटन एम्पायर, जिसे विस्मृत साम्राज्य नामक पुस्तक में लिखा। ठीक है, उनके अनुसार संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा विजयनगर का हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर का हुआ था। विजयनगर एक शहर का नाम था और एक साम्राज्य का भी। स्थिति क्या थी? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित था। संस्थापक जो इसके थे वो हरियर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। विशेष देखते हैं। नंबर 1, विजयनगर सहकारिता के प्रशासनिक मॉडल पर आधारित राज्य था। नंबर 2, रायचूर दोआब कृष्णा एवं तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश रायचूर दोआब कहलाता था। इसके उत्तर में बहमनी तथा दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य स्थित था। यह एक प्राकृतिक सीमा विभाजक रेखा थी। उसके उल्लंघन को लेकर प्राचीन काल में प्राचीन काल में बादामी के चालुक्य एवं कांची के पल्लव, राष्ट्रकूट एवं वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य एवं तंजौर के
चोल आपस में भिड़ते रहते थे, लड़ते भिड़ते रहते थे। आगे 1356 ईस्वी में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर विजयनगर हरिहर प्रथम से संघर्ष करके प्राप्त कर लिया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, संघर्ष प्रारंभ कर दिया मतलब उसको वो लड़ाई करें, उन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, आगे जो है आगे देखते हैं शासन करने वाले जो वंश थे उनके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, अवधि जो है, अवधि उनका मतलब टाइम पीरियड कब से कब तक था और जो उस विजयनगर था उस पर कौन कौन से वंश ने शासन किया, ये है। सबसे पहला आता है हमारा संगम। ठीक है, 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। इसमें हरिहर एवं बुक्का जो थे इसके संस्थापक थे और जो इसके अंतिम शासक थे वो विरूपाक्ष द्वितीय थे। ठीक है, आगे इनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं सालुब वंश जो है वो आपका 1485 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक शासन किया, जिसके संस्थापक वो नरसिंह थे और इसके अंतिम शासक जो थे इमाडी नरसिंह थे। तुलु वंश इसके बाद आते हैं, सालू वंश के बाद 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक ये लोग शासन किए थे, जिसमें इसके संस्थापक थे वो वीर नरसिंह थे और इसके जो अंतिम शासक थे वो सदाशिव राय थे। ठीक है दोस्तों, वीर नरसिंह जो थे वो संस्थापक थे और अंतिम शासक सदाशिव राव थे। इसके बाद जो वंश था वो था अराविडु वंश। अराविडु वंश जो था वो 1570 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसके जो प्रथम संस्थापक थे वो तिरुमल थे और इसके जो अंतिम शासक थे वो श्रीरंग तृतीय थे। ठीक है, आइए राजधानी देखते हैं। 1336 ईस्वी में अनगोंडी इसकी राजधानी हुई। 1342 ईस्वी में विजयनगर जो कि वीराण्य भी कहा जाता था वो उसकी राजधानी हुई। 1570 ईस्वी में पेनगोंड हुआ राजधानी और 1614 ईस्वी में ये चंद्रगिरी हुआ इसका राजधानी। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं। संगम वंश का जो सबसे नोट में है, इसको नोट में कर लीजिएगा। संगम वंश का जो सबसे महान शासक है वो देवराय द्वितीय था। ठीक है, प्रतापी शासक भी बोल सकते हैं। नंबर 2 था तुलु वंश का जो सबसे महान शासक था वह था कृष्णदेव राय। इसके बारे में हम एक और रोचक बात बताते हैं कि कृष्णदेव राय ही एक ऐसा शासक था जिसको बाबर ने भी इसका मतलब तारीफ़ किया था कि ये महान प्रतापी राजा है। इसको मानता था बाबर, ये प्रतापी राजा है। वह संपूर्ण विजयनगर का सबसे महान शासक था। ठीक है, नंबर 3 अराविडु वंश का सबसे महान शासक जो था वो वेंकट द्वितीय था। अराविडु वंश का जो सबसे महान शासक था वो वेंकट द्वितीय था। आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। अब इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं कि इस विजयनगर साम्राज्य में यात्रा करने कौन कौन आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आए थे निकोलो कोंटी। ठीक है, इनका मूल निवासी ये थे वेनिस यानी इटली के थे। यात्रा वर्ष जो था इनका 1420 से 1422 ईस्वी था और ये विद फैमिली आए थे। सब परिवार ये देवराय प्रथम के काल में विजयनगर पहुँचे थे। ठीक है, इनकी विशेषता क्या थी, विशेष बातें क्या थी इनकी, देखते हैं। विजयनगर आने वाला यह पहला यूरोपीय यात्री था, ये विशेष था। ठीक है, भारत से जाते समय कैरो में अरबों ने उसे पकड़ लिया और उसकी बीवी बच्चों को मार डाला। अपनी जान बचाने के लिए कोंटी को ईसाई से इस्लाम में धर्मांतरित होना पड़ा। मतलब वो जो पहले क्रिश्चियन थे तो वो अपने धर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो इस्लाम को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मुस्लिम हो जाते हैं। रोम पहुंचने पर उसने पोप से मुक्ति की प्रार्थना की। ठीक है, पोप ने उसे पुनः ईसाई धर्म में इस शर्त पर ले लिया कि वह ईमानदारी से वहाँ बाह्य देशों के अभियान का वर्णन करेगा। मतलब वो जो यात्रा किया था वो ईमानदारी से, मतलब कोई भी कुछ तथ्य नहीं छुपाएगा और सब कुछ सही सही बताएगा, इसलिए पोप ने उसे कन्वर्ट कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके संस्मरण को पोप के सचिव पोगियो ब्रेसियोलिनी द्वारा देवेरिएट फॉर्चूने यानी लैटिन में आलेखबद्ध किया गया। विजयनगर
के विषय में कॉन्टी कहता है, विजयनगर 60 मील की परिधि में है। यहाँ शस्त्र धारण करने वाला 90,000 सैनिक है। राजा भारत के अन्य सभी राजाओं से शक्तिशाली है। मतलब विजयनगर का जो राजा है वो अन्य राजाओं से शक्तिशाली है। ठीक है, उसका बखान करता है। सर्वप्रथम निकोलो कोंटी ही विजयनगर में सती प्रथा का वर्णन करता है। मतलब वह जो है विजयनगर में सती प्रथा का बारे में वो वर्णन करता है अपने यहाँ इटली में। वह स्पष्ट कहता है, देखिए यहाँ गलत लिखा है, कहता है लिखा है, कहता है कि व्यक्ति एक से अधिक विवाह इसलिए करता था कि वे मृत्योपरांत सती होकर उसकी चिंता की वैभव को 4 चांद लगाएगी। देखिए क्या सोच है, कितना गंदा सोच था उस समय के राजाओं का। उसके अनुसार राजा 12,000 पत्नियां रखता था, जिसमें से 3,000 इस शर्त पर चुनी गई हुई पत्नियां थीं जो कि राजा की मृत्यु के बाद सती होंगी। सर्वाधिक महत्व की जानकारी जो हमें कोंटी से मिलती है वह यह है कि 1420 ईस्वी के काल में भारत में कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी भी धातु मुद्रा व सिक्कों के साथ प्रचलित थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताओ, 3,000 लोगों को मतलब एग्रीमेंट कराया जा रहा है कि वो चिता पे जलेंगी। वाह रे, भगवान करे ऐसा दिन कभी दोबारा ना आए। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल रज्जाक समरकंदी। देखिए रज्जाक जी क्या बोलते हैं, देखते हैं। ये इनका जो निवास स्थान था वो समरकंद था। यात्रा वर्ष जो था ये 1442 ईस्वी में किए थे, जो कि देवराय द्वितीय के दरबार में पहुँचे थे। ठीक है, ये देवराय द्वितीय जो है ना उस समय का सबसे खतरनाक शासक था। ठीक है, महान शासक था अपने समय का, ये भी महान शासक था। आगे देखते हैं विशेष क्या है। यह फारस के सुल्तान शाहरुख के राजदूत प्रतिनिधि के रूप में कालीकट के जमोरीन के दरबार में आया था। ठीक है, पुस्तक क्या थी, मतलौस सदाइन व मजमौल बहरीन। इनकी पुस्तक का नाम था मतलौस सदाइन व मजमौल बहरीन। ठीक है, अर्थात 2 भाग्यशाली ग्रहों जैसे बृहस्पति एवं शुक्र एवं 2 समुद्रों का संगम है, यह कहलाता था। आगे, जमोरीन के दरबार में अब्दुल रज्जाक विजयनगर गया। ठीक है, जमोरीन के दरबार से जो है अब्दुल रज्जाक है वो विजयनगर गया। वह विजयनगर में 2 वर्षों तक रुका। वह देवराय द्वितीय के विजयनगर राज्य में 300 बंदरगाहों का उल्लेख करता है। बताता है विजयनगर जैसा शहर सारी दुनिया में ना आँखों से देखा है और ना कानों से सुना है। इसका घेरा जो है 165.75 किलोमीटर यानी 64 मील था। यह राज्य 3 माह की यात्रा दूरी में फैला था। ठीक है, यह राज्य जो है वो 3 माह की यात्रा दूरी में फैला था। ठीक है, यहाँ कुल 7 अहाते यानी 7 नगर दुर्ग थे यहाँ पे। 3 अहातों में क्या होता था, कृषि योग्य ज़मीनें जो है, जबकि 4 अहातों में मुख्य नगर बसाया गया था। मतलब 3 अहातों में यहाँ के कृषि किया जाता था और 4 अहाते जो थे वहाँ पे नगर बसा था। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वां दुर्ग जो था इनका, जो अन्य दुर्गों के केंद्र में स्थित था। मतलब जो इनका 7वां दुर्ग था वो सभी दुर्गों के बीच में था। ठीक है, केंद्र में था। उसका क्षेत्र जो था, क्षेत्र विस्तार, वो हिरात नगर के बाज़ार से 10 गुना बड़ा था। जो कि हिरात नगर है, ठीक है, उन लोगों का मतलब रज्जाक जहाँ रहते थे वहाँ का जो हिरात नगर है उससे वो 10 गुना बड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सेना में जो है 1000 हाथी थे। वहाँ के सेना में, विजयनगर के देवराय द्वितीय की सेना में 1000 हाथी थे तथा यहाँ सैनिकों की कुल संख्या जो थी वह 1,10,000 थी। यहाँ के शासक जो थे वो सोना पिघलाकर रखते थे। वह विजयनगर की राजधानी में वैश्यालयों का उल्लेख करता है। बताता है कि वैश्यालयों की जो आय थी वो 12,000 फनोम थी। ठीक है, जो रक्षकों को दिया जाने वाला वेतन है। उनके अनुसार विजयनगर के लोगों के लिए भोजन की तरह गुलाब का फूल भी आवश्यक था। वह विजयनगर में दीवान खाना यानी चिहल सुतून भी जिसे बोला जाता है, अर्थात
40 स्तंभों वाले मंडप कह सकते हैं। जोराब खाना जो टकसाल होता था उसको जोराब खाना कहा जाता था आदि का उल्लेख करता है। कौन? अब्दुल रज्जाक। ठीक है, आगे देखते हैं। जहाँ अभिलेख रखे जाते और लिपिगढ़ बैठते थे उसे विजयनगर में बहुत सी सुविधाएं मिलती थी, परंतु दबाव के फलस्वरूप देवराय द्वितीय ने वापस ले ली। ठीक है, आगे हम देखते हैं एथेनेसियस निकेतन। आगे हम क्या पढ़ेंगे? एथेनेसियस निकेतन मूल निवासी यह रूस का था। ठीक है, भारत का सबसे प्रिय दोस्त है रूस, तथा घोड़े का यह व्यापारी था। कौन? निकेतन। यात्रा वर्ष जो इसका था 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य के बीदर में पहुंचा था यह। ठीक है, यात्रा वर्ष जो इसका था 1470 में यह बहमनी साम्राज्य के बीदर में पहुंचा था। विशेष देखते हैं क्या है। निकेतन जो था वह भारत आने वाला पहली रूसी यात्री था। वह भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था। ठीक है, आगे देखते हैं। निकेतन के अनुसार धरती लोगों से भरी पड़ी है, पर गांवों के लोग जो है वो बहुत बदहाल है, जबकि कुलीन अत्यंत समृद्ध हैं और विलासिता का सुख लूटते हैं। ठीक है, वो उनके बारे में ऐसे वर्णन करता है। निकेतन जो है वो बीदर के साथ विजयनगर का वर्णन करता है। हालांकि वह कभी विजयनगर नहीं गया था, फिर भी वह विजयनगर का बड़ा सजीव वर्णन करता है। उसके अनुसार विजयनगर की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक तथा 50,000 घुड़सवार सैनिक थे। यह विशाल नगर जो है वो 3 दुर्गों से घिरा हुआ है। 15वीं शताब्दी में बीदर जो है पहुंचने वाला वह एकमात्र यात्री था। ठीक है, वह बीदर को तत्कालीन मुस्लिम भारत का मुख्य शहर बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। दुआर्टे बारबोसा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। दुआर्टे बारबोसा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुर्तगाली सूबेदार अल्बुकर्क का दुभाषिया और मलयालम का बहुत बड़ा जानकार, मतलब ये दुभाषिया मतलब एक से अधिक भाषा जानने वाले को दुभाषी बोलते हैं। दुभाषिया और मलयालम का बहुत बड़ा जानकार था। कौन? बारबोसा था। वह 1500 से 1516 ईस्वी के बीच जो है दक्षिण भारत में रहा। विजयनगर में सती प्रथा का उल्लेख करता है। वह विजयनगर का वर्णन अत्यंत विस्तृत, अति जनाकीर्ण तथा देसी हीरो पेगु की लाल मणियों, चीन एवं अलेक्जेंड्रिया के रेशम और मालाबार के सिंदूर, कपूर, कस्तूरी, मिर्च एवं चंदन के क्रियाशील व्यापार के स्थान के रूप में करता है। ठीक है, वो उसके वर्णन करता है उस शहर का, इस नगर का। उसके अनुसार विजयनगर के जहाज मालदीव में बनते थे। कृष्णदेव राय के विषय में वह बताता है कि राजा की ओर से इतनी छूट थी कि सभी अपने अपने धर्मानुसार आचरण करते थे। कभी भी किसी से यह नहीं पूछा जाता था कि वह ईसाई है, यहूदी है, मूर है या हितेन है। समता एवं न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बार्थेमा जो है वह मूल निवासी इसका है, इटली का है। ठीक है, उपाधि इसकी क्या थी? इसे वीर सिपाही कहा जाता था। पुर्तगालियों ने उसे सर की उपाधि से सम्मानित किया था। पेशे से सैनिक बार्थोमा को 1502 ईस्वी से 8 ईस्वी में 8 ईस्वी नहीं 1508, ठीक है, 1508 ईस्वी के बीच भारत में रहा। मतलब ये जो है सिपाही था उस समय बार्थोमा, 1502 से 1508 तक ये भारत में रहा और विजयनगर का वर्णन करता है। यह खंबात में प्रति वर्ष आने वाले लगभग 300 विदेशी जहाज़ों का भी उल्लेख करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डेमिगो पायस जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं, ईजी रहेगा।
मूल निवासी जो था ये पुर्तगाल का था। यात्रा वर्ष जो इसका था 1520 ईस्वी से 1522 ईस्वी तक था। यह कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। ठीक है। पायस जो है मतलब डेमिगो पायस जो है वो विजयनगर में प्रांतों की संख्या 200 बताता है। पायस ने विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली और विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाला शहर बताया है। उसने राजा का महल लिस्बन के सभी महलों से बड़ा बताया। कृष्णदेव राय के विषय में कहता है कि कृष्णदेव राय के विषय में कहता है मझला कद, गोरा रंग और अच्छी कांटी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। इससे ज़्यादा गुणी एवं पराक्रमी राजा जो है पराक्रमी राजा कहीं नहीं मिल सकता। मतलब कृष्णदेव राय की तरह राजा जो है वो कहीं नहीं मिल सकता। ये किसका? डेमिगो पायस का कथन है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है वह सबसे अधिक विद्वान एवं पूर्ण राजा है। जितना हुआ जा सकता है उसने उसके जैसे व्यक्ति के पास जितना रहना चाहिए उसकी तुलना में वस्तुतः उसके पास कुछ नहीं है। वह बताता है पायस वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति तो था परंतु उसे हठात क्रोध आ जाता था। मतलब वो बहुत ही शांतिप्रिय व्यक्ति था लेकिन पल पल में उसको क्रोध आ जाता था। ठीक है। पायस के अनुसार नगर को किसी भी एक स्थान से पूरा नहीं देखा जा सकता था। पूरा नहीं देखा जा सकता। नगर में मनुष्यों की संख्या जो है अगणित थी। मतलब गिनती उनकी करना संभव नहीं था। इस नगर में आपको प्रत्येक राष्ट्र एवं जाति के लोग मिलेंगे। इसके बाज़ारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो ना बिकती हो। यहाँ मुख्यतः हीरे पाए जाते थे। यहाँ संसार में सबसे संपन्न नगर था। यहाँ प्रत्येक गली में मंदिर है क्योंकि मंदिर सभी शिल्पियों एवं व्यापारियों की संस्थाओं के होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। पुर्तगाली फर्नावो नुनीज घोड़े का यह व्यापारी था। वह अच्युत देव राय के समय 1535 ईस्वी में विजयनगर आया था। वह कुल 3 वर्ष यहाँ रहा। विजयनगर की महिलाओं एवं ब्राह्मणों का विशद वर्णन नुनीज ने किया है। आगे देखते हैं। सीजर फ्रेडरिक इटली का यह यात्री था। फ्रेडरिक जो है वो तालिकोटा युद्ध के 2 वर्ष बाद 1567 ईस्वी में 7 माह के लिए विजयनगर आया था। 16वीं शताब्दी में विजयनगर आने वाला यह अंतिम यात्री था। इसके अनुसार कस्तूनिया के सुल्तान अपने जहाज़ों का निर्माण बंगाल में करवाते थे। आगे देखते हैं। विजयनगर बहमनी संघर्ष मतलब विजयनगर और जो बहमनी के बीच संघर्ष हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके बीच संघर्ष का कारण जो था धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक था। समकालीन इतिहासकारों में बुहरान ए मआसिर के लेखक जो हैं अजीज उल्लाह तबा ने संघर्ष का वास्तविक कारण पूर्णतया धार्मिक एवं सांप्रदायिक बताया है। सामाजिक बोल रहे थे। सांप्रदायिक बताया है। उसकी दृष्टि में संघर्ष का उद्देश्य जो है वो कुफ्र का दमन और काफिरों का विनाश करना था। वही फरिश्ता के अनुसार इन दोनों राज्यों के मध्य जो है शांति विजयनगर द्वारा वचनबद्ध कर राशि प्रदान करने पर निर्भर करती थी। ठीक है। और जब कभी विजयनगर के राय बहमनी सुल्तानों को वार्षिक कर राशि देना बंद कर देते थे तभी इन दोनों राज्यों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता था। फरिश्ता कहता है कि विजयनगर ने बहमनी राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बीच युद्ध का आर्थिक कारण, जिसे इतिहासकारों का एक वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण भी मानते हैं, वह कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के मध्य
स्थित रायचूर दोआब पर अधिकार स्थापित करना था। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे संगम वंश 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक। हरिहर एवं बुक्का के जो पिता संगम थे, ठीक है, इसी कारण इस राजवंश को संगम वंश कहा गया। दोनों भाई जो हैं संभवतः पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय के यहाँ राजस्व अधिकारी थे। इसके बाद वे काम्पिल राज्य चले गए, जहाँ मंत्री बने। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काम्पिली से पकड़कर दिल्ली लाया और हरिहर एवं बुक्का को मुसलमान बना दिया गया। बाद में मोहम्मद तुगलक ने हरिहर को उस क्षेत्र का शासक तथा बुक्का को मंत्री बनाकर काम्पिली विद्रोह दबाने हेतु भेजा, परंतु दक्षिण में संत विद्यारण्य यानी विद्याकवन ने सिंगेरी के मठाधीश विद्यातीर्थ की अनुमति से दोनों भाइयों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिला दिया या परिवर्तित कर दिया। विद्यारण्य को हरिहर द्वितीय के अभिलेख में सर्वोच्च प्रकाश अवतार कहा गया है। संगम बंधुओं ने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के आमने सामने दो नए नगर, विजयनगर जिसे जीत की नगरी कहा गया तथा विद्यानगर जिसे विद्या की नगरी कहा गया, उसे बसाया। ठीक है, यहीं 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को भगवान विरूपाक्ष यानी जो शिव जी का प्रतिमा था, ठीक है, शिव जी का ही अवतार था विरूपाक्ष की उपस्थिति में हरिहर प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। कृष्णा नदी से दक्षिण की सारी भूमि विरूपाक्ष देवता की मानी जाती थी। हरिहर एवं उसके उत्तराधिकारियों ने विरूपाक्ष देवता के अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में राज्य का शासनभार ग्रहण किया था। ठीक है, राजधानी देखते हैं। हरिहर प्रथम ने साम्राज्य की पहली राजधानी जो है वो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी को बनाया। 7 वर्ष बाद जो है वो विजयनगर को दूसरी राजधानी बनाया गया है। ठीक है, उप राजधानी देखते हैं गुट्टी जो था वो उप राजधानी था। हरिहर प्रथम के शासनकाल के प्रारंभ में सह शासक बुक्का प्रथम ने गुट्टी से शासन किया। गुट्टी को प्रभुसत्ता की धुरी भी कहा जाता है, ठीक है, कहा गया था। आगे देखते हैं हरिहर एवं बुक्का प्रथम। ठीक है, चलिए पढ़ ही लेते हैं इसको। हरिहर एवं बुक्का प्रथम 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक। 1340 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने बल्लाल तृतीय से पेनुगोंडा दुर्ग छीनकर गूती के स्थान पर इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1346 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने पूर्णतया होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया। होयसल विजय हरिहर प्रथम के सामरिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1347 ईस्वी में मारप ने कर्नाटक के कदम्ब राज्य का विलय कर लिया। 1352 ईस्वी में मदुरा अभियान हुआ, जिसका नेतृत्वकर्ता बुक्का का पुत्र कुमार कंपा था। ठीक है, हालांकि मदुरा का विलय जो है नहीं हो पाया। हरिहर प्रथम ने बड़े पैमाने पर खेती करवाया। उसने करणामों के रूप में ब्राह्मणों को महत्व दिया। ठीक है, उसने करणामों के रूप में ब्राह्मणों को क्या किया, बहुत इम्पोर्टेंस दिया, महत्व दिया। ठीक है, आगे हरिहर एवं बुक्का ने सहकारिता के आधार पर संयुक्त शासन किया था, मतलब दोनों ने मिलकर शासन किया था। हरिहर प्रथम का समकालीन जो था वो बहमनी शासक अलाउद्दीन गंगू था। ठीक है, अलाउद्दीन गंगू था। हरिहर प्रथम को एक समुद्र का अधिपति कहा गया था। उसने श्री विरूपाक्ष के हस्तचिह्न से ही राज्य के सभी कामों का प्रमाणीकरण शुरू किया था। ठीक है, तो नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंस तथ्य दिए हैं, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है, संगम के कुल 5 पुत्र थे। पहला हरिहर था, दूसरा कंपा था, तीसरा बुक्का था
चौथा मारप्पा था एवं मुदप्पा था। ठीक है, मारप्पा मुदप्पा ये लोग जो थे संगम के 5 पुत्र थे। ठीक है, जिनको विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नंबर 2, विजयनगर से निर्यात किए जाने वाली सर्वाधिक वस्तु जो थी, महत्वपूर्ण वस्तु जो थी, वह काली मिर्च थी। ठीक है, आगे देखते हैं 3 नंबर, विजयनगर के प्रशासनिक मॉडल को बर्टनस्टाइन ने उपनिवेश पूर्व काल की सभी दक्षिण भारतीय शासन व्यवस्थाओं की साझी विशेषता माना है। ठीक है, आगे बुक्का प्रथम को देखते हैं। बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी, उपाधि जो है उसका वेद मार्ग प्रतिष्ठापक था, 2 समुद्रों का अधिपति भी इसे कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हरिहर प्रथम निसंतान था। मृत्यु से पूर्व भाई बुक्का प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। बुक्का को राज सिंहासन का अवलंब भी कहा गया है। बुक्का ने कृष्णा तुंगभद्रा के बीच के प्रवेश जो है रायचूर दोआब को तथा तेलंगाना के शासक काप्पय नायक ने कैलास दुर्ग की बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम से संयुक्त रूप मांग की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों मांगों को एक साथ प्रस्तुत देखकर सुल्तान हैरान हो गया। दूसरे, बुक्का ने तुंगभद्रा दोआब में स्थित मुदक्कल के किले पर अधिकार कर लिया, अतः युद्ध हेतु पहली बार किसी बहमनी सुल्तान यानी मोहम्मद शाह प्रथम ने तुंगभद्रा पार कर विजयनगर में प्रवेश किया। फरिश्ता बताता है कि विजयनगर एवं बहमनी के बीच 1367 से 68 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें 4 लाख हिंदू मारे गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु युद्ध जो है वो विजयनगर के पक्ष में समाप्त हुआ था। भारतीय इतिहास में इस युद्ध का जो महत्व है, सर्वप्रथम इसी युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा तोपों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। दूसरे, इस युद्ध से संविधान बना कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों की हत्या नहीं की जाएगी। कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी के बीच की सीमा स्वीकार कर ली गई। ठीक है, इसके पश्चात बुक्का प्रथम ने रेडिड राज्य के संस्थापक प्रोलयवेम के पुत्र से कोंडविडु जीत लिया। ठीक है, आगे मदुरा विजय। बुक्का प्रथम के पुत्र जो हैं कुमार कंपन ने 1370 से 71 ईस्वी में मदुरा के सुल्तान को पराजित कर दिया। मदुरा एवं रामेश्वरम यानी सेतु बंध तक का प्रदेश जो है वो विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार जो है 1335 ईस्वी में अहसान खान द्वारा स्थापित मदुरा के मुस्लिम राज्य का अंत हुआ। मदुरा विजय बुक्का प्रथम के सामरिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रदेश का सूबेदार कुमार कंपन बना। ठीक है, अन्य उपलब्धियां देखते हैं। नंबर 1 है, बुक्का प्रथम ने चीन, मालाबार एवं सीलोन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1374 ईस्वी में उसने चीन को एक दूत मंडल भेजा था। आगे देखते हैं। नंबर 2 पॉइंट, सर्वप्रथम बुक्का प्रथम ने ही अपने कुलगुरु माधवाचार्य वीराण्य एवं उनके भाई सायन से वेदों की नई व्याख्या प्रस्तुत करने को कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पेज छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, आगे पढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, तेलुगु महाकवि नचन सोम उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नंबर 4, श्रवण बेलगोला लेख के अनुसार बुक्का प्रथम ने वैष्णवों एवं जैनियों के बीच मेल मिलाप करवाया। ठीक है, इस अवसर पर की गई उनकी घोषणाओं में सम्राट अशोक
के शिलालेखों में निहित सहिष्णुता की गूंज थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक। ठीक है, उपाधि क्या थी ये देखते हैं। उपाधि इनकी थी वल्लूर। अनुदान लेख में इसे राज व्यास एवं राज वाल्मीकि कहा गया है। तो हरिहर द्वितीय जो है उनकी उपाधि थी राज व्यास की और राज वाल्मीकि की। ठीक है, आगे देखते हैं। वह विजयनगर का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज एवं राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। फरिश्ता हरिहर द्वितीय को कृष्ण देव राय कहकर संबोधित करता है। ठीक है, कृष्ण राय यहाँ लिखा है, कृष्ण राय एक ही बात है, एक ही व्यक्ति था। हरिहर द्वितीय को प्रारंभ में उसके पिता बुक्का ने होयसल राज्य का शासक बनाया था। चूँकि कुमारकंपा की मृत्यु 1374 ईस्वी में हो गई थी, इसलिए बुक्का ने अपनी गौराम्बिका रानी से उत्पन्न हरिहर द्वितीय को मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ठीक है, आगे यहाँ आते पूर्व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हरिहर द्वितीय का सर्वप्रथम बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन मुजाहिद शाह से संघर्ष हुआ। उसके मंत्री माधव ने बहमनी सेना को पराजित कर गोवा बंदरगाह, सप्त कोंकण बेलगाम तथा उत्तरी कोंकण तट पर स्थित चोल एवं दभोल बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। उसका बहमनी शासक सुल्तान ताजुद्दीन शाह यानी फिरोज खान जिसे बोला जाता था से भी संघर्ष हुआ। ठीक है, आगे हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। 1398 ईस्वी में उसने पंगल यानी नलगोंड पंगल दुर्ग को भी विजित कर लिया था। अन्य उपलब्धियां देखते हैं। नंबर 1, अपने वल्लूर अनुदान लेख में हरिहर द्वितीय ने स्वयं को 27 शहरों का निर्माता कहा है। नंबर 2, सुदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य एवं उसके भाई शायन जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण पर टीका लिखी थी, हरिहर द्वितीय के दरबार में थे। शायन ने बुक्का प्रथम के काल में वेद, ब्राह्मण एवं आरण्यकों का जो कार्य प्रारंभ किया था उसे हरिहर द्वितीय के काल में पूर्ण किया गया। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। नानार्थ रत्नमाला का लेखक जो है वो इरुगाथा जैन हरिहर द्वितीय का सेनापति था। नंबर 4, उसके दरबार में हरिविलास के लेखक श्रीनाथ रहते थे। हरिहर ने अपने पुत्र विरूपाक्ष प्रथम को तमिल देश, बुक्का द्वितीय को होयसल क्षेत्र तथा देवराय प्रथम को उदयगिरी का प्रशासन सौंपा था। देखिए यहाँ बुक लिखा है लेकिन बुक्का होगा। ठीक है, बुक में भी गलत देता है। आगे 5वां नंबर जो है, हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था, लेकिन धार्मिक दृष्टि से वह एक धर्मसहिष्णु शासक था। आगे उसने 4 वर्णों तथा संघों की सहायता की। हरिहर द्वितीय अपनी प्रजा में इतना लोकप्रिय था कि उन्होंने उसकी दीर्घायु के लिए अनुदान तथा दान दिया था। आगे हम पढ़ेंगे देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात जो है वह विजयनगर में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है। ठीक है, सर्वप्रथम विरूपाक्ष प्रथम जो है, इसके पश्चात बुक्का द्वितीय ने 1 वर्ष शासन किया था। बहुत छोटे समय अंतराल तक इन लोग का शासन था। 1406 ईस्वी में देवराय प्रथम शासक बनता है। उसके समय फिरोज शाह बहमन ने वेलमों एवं रेड्डियों की मदद से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, समझौते के फलस्वरूप फिरोज शाह बहमन के साथ देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह विजयनगर में संपन्न किया। उड़ीसा के गजपति शासक भानुचंद्र चतुर्थ ने इसी
के समय जो है राजमुंदरी पर आक्रमण कर दिया। युद्ध होने से पूर्व जो है दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। देवराय प्रथम ने ही वेलम राजा को बहमनी सुल्तानों की वंशानुगत मित्रता से अलग कर राजनयिक क्रांति की। अन्य उपलब्धियां देखते हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम उसी के काल में 1420 ईस्वी में इटालवी यात्री निकोलो कोंटी अपनी पत्नी के साथ विजयनगर आया था। नंबर 2, सर्वप्रथम देवराय प्रथम ने ही सेना में घोड़ों के महत्व को समझा। उसने अरब एवं फ्रांस से घोड़ों का आयात किया था। सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती देवराय प्रथम ने किया। उसकी सेना में 10,000 मुसलमान थे। नंबर 3, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर 24 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाया। इस बांध का नुनीज ने चित्रमय वर्णन किया है। उसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया तथा विजयनगर की किलेबंदी करवाई। नंबर 4, हरविलासम के लेखक जो हैं वो तेलुगु कवि श्रीनाथ उसके दरबारी थे। ठीक है, देवराय प्रथम के दरबारी थे। देवराय प्रथम मुक्ता सभागार में विद्वान व्यक्तियों को सम्मानित करता था। चलिए, अच्छी बात है। नंबर 5वां पॉइंट देखते हैं। उसके काल में विजयनगर में शैक्षणिक उन्नति अत्यधिक हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसी समय जो है विजयनगर वास्तविक रूप से विद्यानगर बना था। भाई विद्वान रहेंगे तो भाई विद्या तो बनेगा ही ना। चलिए, विद्यानगर तो बनेगा ही। धार्मिक दृष्टि से वह शैव था और पंपा देवी के भक्त के रूप में भी प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखते हैं। वीर विजय के बारे में अब पढ़ेंगे। वीर विजय 1422 ईस्वी से 1430 ईस्वी तक। 1422 ईस्वी में रामचंद्र 6 माह हेतु विजयनगर का साम्राज्य बना, मतलब शासक बना, साम्राज्य नहीं सम्राट बना, शासक बना। तत्पश्चात वीर विजय जो है वो सम्राट बना, मतलब वो शासक बनता है, शासन करता है, और जो वीर विजय रहता है वो आपका सम्राट बन जाता है। ठीक है, रामचंद्र जो है वो शासक बनता है। इसका मतलब वो सम्राट कोई और रहता है, शासन कोई और करता है। जैसे रामचंद्र है वो शासन करता है। चलिए आगे देखेंगे, इसके बारे में खुद ही पता चलेगा। इसका समकालीन जो है वो बहमनी शासक अहमद शाह था, जिसने वारंगल के शासक की मदद से विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। वीर विजय को उसके साथ संधि करनी पड़ी। उसका दूसरा संघर्ष जो है वो उड़ीसा के गजपति शासक मानदेव चतुर्थ से हुआ। इन दोनों संघर्ष में विजयनगर का प्रतिनिधित्व वीर विजय के पुत्र जो है युवराज देवराय द्वितीय ने निभाई थी। ठीक है, देवराय द्वितीय के बारे में आप पढ़ लेते हैं। 1425 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक उपाधि इनकी थी इमादी देवराय। पुरोधा भी इन्हें बोला जाता था, और गजवेट कार भी, मतलब हाथियों का शिकारी भी कहा जाता था। रचनाएं क्या थी? महासुधा निधि इनकी रचना थी, महासुधा निधि, एवं ब्रह्मसूत्र भी इनकी वो थी, रचनाएं थी। चलिए पढ़ते हैं। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, उसका बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद से 2 बार 1435 में और 1443 ईस्वी में संघर्ष हुआ था। सुल्तान से जो देवराय द्वितीय ने रायचूर दोआब में स्थित मुदगल दुर्ग छीन लिया था। फिर फरिश्ता बताता है कि देवराय द्वितीय ने बहमनी पर विजय प्राप्त करने हेतु एक जांच कमेटी बनाया था। इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उसने अपनी सेना में 2000 तुर्क धनुर्धारियों की सर्वप्रथम नियुक्ति की थी, मतलब तीर चलाने वाले धनुर्धारी थे। उसने दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की अनेक विशेषताओं को अपने सैन्य ढांचे में सम्मिलित किया था। देवराय द्वितीय ने सिंहासन के सम्मुख कुरान की प्रति रखवाई थी। उसने मुसलमानों को राज्य में मस्जिद निर्माण का स्वतंत्रता दिया था। श्रीलंका अभियान देखते हैं। यह सफल अभियान देवराय द्वितीय के महादंडनायक लक्कन, या जिसे लखन भी बोलते थे, लखन दनैक ने नौसेना के माध्यम से किया था।
में एक अभिलेख में लंका से कर की उगाही की पुष्टि होती है। ठीक है, मतलब लंका से टैक्स आता था। मुन्नीच के अनुसार देवराज द्वितीय ने क्विलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू तथा तेनासरीन से कर वसूलता था। देवराय द्वितीय का समकालीन गजपति शासक जो था कपिलेंद्र था। कपिलेंद्र गजपति वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। उसने राजमुंदरी पर आक्रमण किया, जिसे देवराय द्वितीय ने सफलतापूर्वक अपने सेनापतियों के माध्यम से विफल करवा दिया था। देवराय द्वितीय ने कोंड बिंदु यानी आंध्र प्रदेश को विजयनगर साम्राज्य का अंग बनाया था। ठीक है, अन्य उपलब्धियां इसके देखते हैं। अन्य उपलब्धि भाई साहब की क्या थी? नंबर 1, देवराय द्वितीय के दरबार में 34 कवि रहते थे। ठीक है, इनमें कन्नड़ के कवि जो थे वह चामरस थे, कुमार व्यास, तेलुगु कवि जो थे वो श्रीनाथ एवं संस्कृत कवि जो थे वो दीन दीमा प्रमुख थे। ठीक है, ये लोग प्रमुख के रूप में जाने जाते थे। नंबर 2, देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दिया था और उसका कड़ी का अभिषेक स्वर्ण वर्षा करवाया था। ठीक है। नंबर 3, स्वर्ण वर्षा मतलब खुद से सोना वोना उनके ऊपर फेंका जाता था, ऐसे ही होता है। अब ऊपर से आसमान से थोड़ी ना ईश्वर बरसाएंगे कि उनके कहने पे बरसाने लगे। ठीक है, ये मतलब लोग फेंकते थे ऐसे सोना, उसी तरह से उनका राज्य मतलब अभिषेक हुआ था। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। देवराय द्वितीय स्वयं में एक विद्वान व्यक्ति था। अनेक साहित्यिक शास्त्रार्थों के अवसर पर बड़ी सफलता के साथ अध्यक्ष पद का निर्वाह करने के लिए वह प्रसिद्ध था। ठीक है, उसने नाटक महाशुद्धा निधि का लेखन किया, साथ ही ब्रह्मसूत्र पर टीका भी किया था। ठीक है, टीका भी लिखा था। उसका झुकाव जो है वो वीर शैव धर्म की ओर था, देवराय द्वितीय का। आगे देखते हैं 4 पॉइंट। विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माण की शुरुआत जो है वो देवराय द्वितीय ने ही किया था। विट्ठल स्वामी मंदिर के निर्माण का शुरुआत। आगे 5वां नंबर, उसके मंत्रियों में जैन एवं वैष्णव सम्मिलित थे। मतलब वैष्णव धर्म के भी लोग जो थे और जो जैन धर्म के भी लोग थे वो सभी लोग इनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, जबकि ईसाई सलाहकार परिषद में थे। ठीक है, सलाहकार परिषद में जो थे क्रिश्चियन लोग थे। ठीक है, आगे इसी के समय जो है वो फारस का अब्दुल रज्जाक कालीकट से विजयनगर आया था। मतलब देवराय द्वितीय के ही टाइम में ही फारस का जो अब्दुल रज्जाक था ना वो आया था। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर 6, देवराय द्वितीय ने तिरुवोरियूर मंदिर में पुनः पूजा की शुरुआत करवाई थी। उसने समुद्र व्यापार हेतु लक्ष्मण, जिसको लक्कना भी बोलते थे, को नियुक्त किया था। लक्ष्मण को दक्षिण समुद्र का स्वामी भी कहा गया है। दक्षिण के समुद्र का स्वामी भी लक्ष्मण को कहा गया है। राज्य की आय बढ़ाने हेतु देवराय द्वितीय ने राज्य में स्थित बंदरगाहों से कर वसूली की व्यवस्था की थी। विजय राय के बारे में देखते हैं। देवराय द्वितीय के पश्चात जो है संभवतः उसके भाई प्रताप देव राय या जिन्हें विजय राय अल्प अवधि हेतु शासक बने थे। प्रताप देव राय और विजय राय जो है एक ही थे। ठीक है, आगे साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों से इस मत की पुष्टि होती है कि विजय राय एवं मल्लिका अर्जुन साथ साथ शासन कर रहे थे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मल्लिका अर्जुन के बारे में। मल्लिका अर्जुन 1446 से 1465 ईस्वी में। उपाधि जो इनकी थी वो मुम्मडी प्रण देव राय थी, तृतीय थी। गजवेक्टर इसे बोला जाता था। ठीक है, गजवेक्टर टकर। अरे यार क्या पढ़ रहे हैं हम भी। गजवेटकर, कहाँ ध्यान है मेरा। चलिए आगे देखते हैं। क्षमा करिएगा, जो भी गलती वलती होगा थोड़ा माफ़ करिएगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। कभी कभी कोई आता हुआ चीज़ भी होता है ना, इस सामने सही रहता है, इंसान जो है, इंसान का मस्तिष्क जो है वो कहीं और घूमता रहता है।
आगे की कहानी के बारे में सोचता है कि इसके पश्चात क्या होगा, तो उसी में जो है कभी आता हुआ चीज़ भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्षमा करिएगा दोस्तों, कोशिश करेंगे कि कम से कम गलती हो। आगे पढ़ते हैं। संगम वंश के इतिहास में इसका शासन जो है हास्य एवं पतन का काल था। मल्लिकार्जुन समय के बहमनी सुल्तान ने वेलमों की राजधानी राजकोंड पर अधिकार कर लिया। तटीय आंध्र प्रदेश पर अधिकार स्थापित करने की विजयनगर एवं उड़ीसा की पारंपरिक प्रतिद्वंदिता इस काल में चरम पर पहुंच गई थी। कपिलेंद्र ने मल्लिकार्जुन से कोंडविंडु एवं उदयगिरी के दुर्गों को जीत लिया। अंत में मल्लिकार्जुन एवं उसके पुत्र कुलशेखर की उसके चचेरे भाई विरूपाक्ष द्वितीय ने हत्या कर दी थी। मल्लिकार्जुन का समसामयिक नाटककार जो है वो गंगादास था। ठीक है, मल्लिकार्जुन का समसामयिक नाटककार कौन था? वो गंगादास जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय, ठीक है, संगम वंश का अंतिम शासक है। यहाँ से संगम वंश खत्म हो जाएगा और अगला वंश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। इसका समकालीन जो है वो बहमनी शासक मोहम्मद खान तृतीय था। मोहम्मद खान के प्रसिद्ध मंत्री महमूद गवा ने विजयनगर से गोवा, चौल एवं डभोल बंदरगाह जीत लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम वला प्रहार। विरूपाक्ष द्वितीय की उसके पुत्र द्वारा हत्या कर दी गई, परंतु उसके शासन स्वयं न ग्रहण कर प्रण देवराय को दे दिया। नुनीज के अनुसार संपूर्ण विजयनगर में अराजकता व्याप्त हो गई। इसी समय चंद्रगिरी के सूबेदार सालू नरसिंह ने ईश्वर नायक यानी नरसा नायक के माध्यम से विजयनगर में सत्ता परिवर्तन करवा दिया। नुनीज ने इस घटना का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। प्रथम वाला प्रहार से संगम राजवंश समाप्त हुआ और सालुव राजवंश की स्थापना हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। सालुव राजवंश संस्थापक जो इसका था वो सालवू नरसिंह था, जो कि 1480 से 1490 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे। नरसिंह अपने वंश का संस्थापक ही नहीं अपितु इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक भी था, सालू वंश का। ठीक है, सालू नरसिंह ने तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने घोड़े के व्यापार को पुनः प्रारंभ किया। नुनीज के अनुसार सालू नरसिंह ओरमुज एवं अदन से घोड़े आयात करता था। उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम कपिलेंद्र का उत्तराधिकारी ने सालू नरसिंह को उदयगिरी में पराजित कर बंदी बना लिया था। अतः उदयगिरी प्रदेश देने एवं माफ़ी मांगने पर ही पुरुषोत्तम ने सालू नरसिंह को मुक्त किया। ठीक है, आगे। तिमभूप एवं इमेडी नरसिंह। इमेडी नरसिंह जो था उसका अंतिम शासक था सालू वंश का। चलिए इसको देखते हैं। तिमभूप एवं इमोडी नरसिंह। सालू नरसिंह की मृत्यु के पश्चात क्रमशः तिमभूप एवं इमडी नरसिंह शासक बने। इनका संरक्षक जो है वो नरसा नायक था। वास्तव में ताज ना पहनने के बावजूद भी वास्तविक शासक जो था वो नरसा नायक ही था। मतलब जो इमडी नरसिंह था ना, वो नाम मात्र का बस शासक था, जैसे कठपुतली था वो नरसा नायक का। आगे देखते हैं। द्वितीय बाला प्रहार 1505 ईस्वी में। चलिए ये पढ़ते हैं। नरसा नायक के पुत्र जो वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर वंश परिवर्तन कर दिया। द्वितीय बाला प्रहार द्वारा सालू वंश का पतन हुआ और तुलु वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्थापक जो इसका था वो वीर नरसिंह था। ये तुलु वंश का ही महान शासक था कृष्णदेवराय। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। वीर नरसिंह 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी में। उपाधि जो इनकी थी, वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने उसे बुशबल राव नाम दिया था। ठीक है, आगे देखें। तुलु वीर नरसिंह के पितामह थे। वीर नरसिंह के पितामह थे तुलु।
जिनके नाम पर इस वंश का नामकरण हुआ था। वीर नरसिंह का संपूर्ण काल जो है वो विद्रोहों को दबाने में बीत गया। दूसरे व महमूद शाह के साथ 1502 ईस्वी में हुए प्रथम धर्म युद्ध में भी फंस गया था। वीर नरसिंह ने पुर्तगालियों से मैत्री स्थापित करने के उद्देश्य से पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा के पास एक दूत मंडल भेजा था। संधि के तहत वह पुर्तगालियों द्वारा आयातित सभी घोड़े खरीद लेता था। नुनीज बताता है कि अंत समय में वीर नरसिंह ने अपने सौतेले भाई कृष्णदेव राय की आंखें निकलवाने का आदेश दिया था। नीलकंठ शास्त्री महोदय नुनीज के इस विवरण को प्रामाणिक नहीं मानते। वीर नरसिंह के विषय में प्रचलित था कि वह संतानों के विवादों का समाधान द्वंद्व युद्ध के माध्यम से करवाता था। वह योग्य योद्धाओं को सुंदर कन्या सौंप कर सम्मानित भी करता था। आगे हम पढ़ेंगे कृष्णदेव राय 1509 से 1529। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। उपाधि इनका था नंदन गोप, मकाकाव, विष्णु चित्त, यवन राज स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह के नाम से इनकी उपाधियां थी। ठीक है, इनके पिता जो थे वो नरसा नायक थे। वो जो नरसा नायक थे ना, वही इनके पिता थे। माता जो इनकी थी वो नागला थी। कृष्णदेव राय ने माँ की याद में ही नागलापुर शहर बसाया था। नागला मतलब अपनी माता जी के नाम पर नागलापुर शहर बसा दिया। बहुत अच्छा। पत्नी जो इनकी थी वो तिमल देवी थी, जिन्हें हम चित्र देवी या चिन्ना देवी भी बोल सकते हैं। चिन्ना देवी, ऐसे तो चित्र देवी ही दिख रहा है, अगर में चिन्ना देवी भी हो सकती है। आप लोग एक बार कमेंट में कर दीजिएगा अगर आप लोगों को भी ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्ना देवी भी बोल सकती हैं, चिन्ना देवी। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक एक पखवाड़े के बाद कृष्ण जन्माष्टमी 8 अगस्त 1509 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ताकि जनता उसे कृष्ण का अवतार समझे। मतलब इस दिन उनका जन्म हुआ था और नामकरण भी वही रख दिया गया कृष्ण, इसलिए जो है लोगों की धारणा हो जाए कि वह कृष्ण के अवतार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर नामा में बोले थे ना, बाबर इनका तारीफ करता है, तो अपने पुस्तक में भी वो लिखा है। बाबर नामा में कृष्णदेव राव को तत्कालिक भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया है। ठीक है, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आगे कृष्णदेव राय जो है वो संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। आगे विजय इनकी क्या थी ये देखते हैं। कृष्णदेव राय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र था। ठीक है, कृष्णदेव राय ने उसे अनेक अवसरों पर पराजित कर कोंडवीडु दुर्ग, बेजवाड़, कोंडपल्ली एवं राजमुंदरी पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात संपूर्ण वेगी राज्य पर कब्जा किया गया। वह सिंहाचलम गया और पोतनूर में अपना विजय स्तंभ स्थापित किया। कृष्णदेव राय ने अंत में प्रतापरुद्र की राजधानी कटक पर आक्रमण कर दिया। प्रतापरुद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो कृष्णदेव राय से कर संधि कर ली। प्रतापरुद्र देव के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने सिंहासन मंच जिसे विजय भवन भी कहा जाता है का निर्माण करवाया। उसके उड़ीसा अभियान को नीलकंठ शास्त्री महोदय ने 16वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार घटना मानी है। कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर आक्रमण अधिकार कर लिया। गुलबर्ग, गोलकुंडा, बीदर एवं बीजापुर के सुल्तानों को उनके राज्यों में घुसकर पराजित किया। घर में घुस के मारा था, बहुत खूब। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को बीजापुर एवं बीदर की कैद से मुक्त कराया। इसी के उपलक्ष्य में उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण कर ली थी। 1520 ईस्वी में रायचूर दोआब पर
इस इस्माइल आदिल खां ने अधिकार कर लिया। इसको पुनः प्राप्त करने के कृष्णदेवराय के अभियान का मुनीज ने वर्णन किया है। रायचूर को पुनः विजित कर लिया गया, जिसमें क्रिस्टेमाओ डी फिगिरेडो के अधीन आई पुर्तगाली सैनिकों की टुकड़ी का विशेष योगदान रहा। कृष्णदेवराय ने महान वमी समारोह के अवसर पर इस पुर्तगाली सेनापति को विशेष रूप से सम्मानित किया था। भाई हेल्प करेगा, उसको राज्य जीतने में मदद करेगा तो भाई सम्मानित तो करना पड़ेगा ही ना राजा को, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा तब। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण के सुल्तानों को हराने के पश्चात कृष्णदेवराय ने उम्मतूर के पालेगारों को दबाया। उसने उम्मतूर एवं गंगराज की राजधानी शिवसमुद्रम पर अधिकार कर लिया। शिवसमुद्रम विजयनगर का नया प्रांत बना, जिसकी राजधानी सेरीगंगपट्टम रखी गई। सालू गोविंद राय इस प्रांत का सूबेदार बना। पुर्तगालियों से कृष्णदेवराय की मैत्रीपूर्ण संबंध थे। घोड़ों की आपूर्ति उसे पुर्तगालियों ही करते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा ताकि वह भटकल में किला बनवाने की अनुमति दे। उसने तुरंत इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया, परंतु जब दूसरा पुर्तगाली प्रतिनिधिमंडल आया जिसने भटकल में किला बनवाने के संबंध में अल्मीडा से अनुरोध को दोहराया, तभी इस प्रतिनिधिमंडल को अपने उद्देश्य की सिद्धि में सफलता मिली। पुर्तगाली गवर्नर द्वारा एक पुर्तगाली अभियंता यानी इंजीनियर राजधानी में भेजा गया। उसी की सहायता से कृष्णदेवराय ने विजयनगर में सिंचाई का भी प्रबंध कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य उपलब्धियाँ। नंबर 1, विश्ववित्तीय या आमुक्त मालयद शाब्दिक अर्थ जिसका माला था मतलब गार्लैंड होता है की रचना कृष्णदेवराय में तेलुगु ने किया था। इस पुस्तक की भूमिका में उसने संस्कृत में लिखित अपनी 5 अन्य पुस्तकों की चर्चा भी की है। आमुक्त माल्यद में राजस्व, सैनिक एवं नागरिक प्रशासन का विशद वर्णन मिलता है। इस पुस्तक को विष्णु चित्तीय भी कहा गया है। इसमें आलवार संत विष्णु चित्त यानी पेरियलवार की जीवनी, उनकी पुत्री गोदा एवं भगवान रंगनाथ के प्रेम का मार्मिक वर्णन भी प्राप्त होता है। इसी में वासुदेव एवं देवकी से संबंधित विवरण प्राप्त होता है। आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय की सबसे महत्वपूर्ण कृति है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं इसमें। नंबर 2, संस्कृत में कृष्णदेवराय ने जाम्बवती, कल्याणम नाटक, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम कथा पर उषा परिणय, मदालसा चरित्र आदि का आलेखन किया था। नंबर 3, सर्वप्रथम वीर नरसिंह ने कुछ सीमित क्षेत्रों में विवाह कर हटाया था। कृष्णदेवराय ने संपूर्ण साम्राज्य में से विवाह कर समाप्त कर दिया तथा विधवा से विवाह करने वालों को भी विवाह कर से मुक्त कर दिया था। समकालीन अभिलेखों में कृष्ण देवराय द्वारा भूमि कर के सभी निर्धारण हेतु संपूर्ण साम्राज्य की भूमि के सर्वेक्षण का उल्लेख मिलता है। नंबर 4, प्रशासन पर कृष्णदेवराय के विचार जो थे आमुक्त माल्यद में लिखता है, प्रजा के कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखो।
राजा का कल्याण तभी होगा जब देश प्रगतिशील एवं समृद्ध होगा। मुकुटधारी राजा को सदा धर्म पर दृष्टि रखते हुए शासन करना चाहिए। वाह, क्या उच्चतम विचार थे इनके। हेड्स ऑफ यू कृष्णदेवराय। उसे सदैव धर्म एवं न्याय का सम्मान करना चाहिए। बहुत खूब। वह राजा लोगों पर मामूली कर लगाने का सुझाव देता है। उसके अनुसार एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृष्णदेवराय ने सिद्धांत निर्धारित कर दिया था कि राज्य की कुल आय 4 बराबर भागों में बांटी जानी चाहिए। आगे देखते हैं 5वां नंबर देखते हैं। कृष्णदेव राय का राज दरबार भुवन विजय यानी विश्व विजय के नाम से विख्यात था। कृष्णदेव राय ने माँ की याद में नागलापुर, पत्नी की याद में हासपेस्ट शहर तथा ओडिशा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन यानी सिंहासन मंच का निर्माण करवाया था। हजारा मंदिर तथा कृष्ण यानी विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाकर उसमें बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाया। नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार चिदम्बर मंदिर का निर्माता कृष्णदेव राय ही था। उसने राजधानी के निकट एक विशाल तालाब सिंचाई हेतु बनवाया, जिससे उसका राजस्व 20,000 परदोष अधिक हो गया। नंबर 6 पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं और स्पष्ट दिखे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे। इनको सम्मिलित रूप से अष्टदिग्गज कहा गया, जिस पर तेलुगु साहित्य का संसार टीका था। अष्टदिग्गज का प्रमुख अलसानी पेदन था, जिसे कृष्णदेव राय ने आंध्र राज कवि की उपाधि प्रदान की थी। पेदन को आंध्र कविता का पितामह यानी तेलुगु कविता का पितामह की भी उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। कृष्णदेव राय ने राजकवि अलसानी पेदन की सवारी को खुद कंधा दिया था। प्रतिवर्ष भुवन विजय में बसंतोत्सव मनाया जाता था। इसी समय देश के विभिन्न भागों से विद्वानों का स्वागत करता और कवियों को यथोचित इनाम देता था। नंबर 7 देखते हैं। कृष्णदेव राय के विषय में प्रचलित था कि वह प्रत्येक विजय के फलस्वरूप सपत्निक मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उदयगिरी विजय के बाद तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर, कोंडवीडु विजय के पश्चात अमरावती के अमेरेश्वर मंदिर, बेगी विजय के पश्चात सिंहाद्रीनाथ मंदिर में जाकर पूजा की। बेजवाड़ जीतने के पूर्व जो है अहोबलम के नृसिंह मंदिर में जाकर विजय की दुआ मांगी थी। ठीक है। यद्यपि कृष्णदेव राय की पत्नी आस्था वैष्णव धर्म में थी, परंतु वह धर्म सहिष्णु शासक था। उसने उदयगिरी से बाल कृष्ण की मूर्ति लाया और विजयनगर में कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उन्हें पुनः प्रतिष्ठित किया। ठीक है। संत व्यास राय ने उस समारोह के उपलक्ष्य में कई गीतों की रचना की थी। आगे पढ़ते हैं। आगे जो है हमारा तिरुमल महाराय। ठीक है। तिरुमल महाराय पढ़ेंगे। 1524 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने अपने 6 वर्षीय पुत्र तिरुमल को राजा बनाकर स्वयं उसका प्रधानमंत्री बन गया, परंतु अल्पवयस्क शासक की शीघ्र ही मृत्यु हो गई। इसी कारण जो है कृष्णदेव राय ने अपने दूसरे 1.5 वर्षीय पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर सौतेले भाई अच्युत
देव राय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अच्युत देव राय, अब हम लोग पढ़ेंगे 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी। ठीक है। कृष्णदेव राय के दामाद राम राय ने अच्युत देव राय के सिंहासनारोहण का विरोध किया था। उसने अच्युत देव राय के भतीजे सदाशिव को राजा घोषित कर संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में संकेंद्रित करने का प्रयास किया। इसी उपद्रवी माहौल के कारण अच्युत देव राय ने अपना राजारोहण राजधानी में न कराकर तिरुपति एवं कालहस्ती में करवाया। मुनीज, जिसने अच्युत देव राय के दरबार में कुछ समय बिताया था, कहता है कि नया राजा पाप कर्मों तथा अत्याचार में लीन रहता था। हालांकि उसका यह मत पूर्णतः सत्य नहीं। इसी समय बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल खान ने विजयनगर पर हमला कर नागलापुर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन जाने से पहले उसने अच्युत देव राय एवं राम राय के बीच समझौता करा दिया। आगे साम्राज्य से रायचूर एवं मुद्र का निकल जाना अच्युत देव राय को बहुत खला, लेकिन 1534 ईस्वी में उसने इन दोनों प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लिया। अच्युत देव राय ने नायकरों की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए महामंडलेश्वरों की नियुक्ति की। उसके दरबारी कवि जो हैं वो राजनाथ डिंडिम ने उसकी उपलब्धियों को संस्कृत काव्य अच्युतारा यभुयुदय, ठीक है, में संकलित किया। तिरुवलांबा ने अच्युत देव राय एवं उनकी पत्नी वरदंबिका यानी वारदा देवी के विवाह का वर्णन वरदंबिका परिणय में किया है। ठीक है। अच्युत देव राय जो है कि मृत्यु मतलब वो जब मर जाते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात तिरुमल ने उसके अवस्क्य पुत्र मतलब अवयस्क मतलब छोटा जो रहता है मतलब अभी आज के दौर के परिप्रेक्ष्य में 21 वर्ष से जो नीचे रहते हैं वो अवयस्क के अंदर में आते हैं, मतलब जानकार एकदम नहीं होते हैं। ठीक है। अवयस्क पुत्र वेंकट प्रथम को शासक बनाकर अपूर्ण नाबालिग भी बोल सकते हैं संपूर्ण साम्राज्य का स्वामी बन गया। परंतु राम राय ने गुट्टी के कारागार से सदाशिव को मुक्त कर उसे शासन घोषित कर दिया, मतलब वो शासक उसको बना देता है। ठीक है। पेनुगोंड की लड़ाई में तिरुमल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। आगे सदाशिव राय भैया के बारे में पढ़ें थोड़ा। सदाशिव राय के 1543 ईस्वी से 1567 ईस्वी तक यह कृष्णदेव राय का पुत्र एवं तुल्लु वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। वह राम राय, तिरुमल एवं वेंकटाद्रि नामक 3 भाइयों के सहयोग से नाम मात्र शासक बना था। वास्तविक सत्ता का जो प्रयोग है महान राम राय ही करता था। पुर्तगालियों के साथ संबंधों में राम राय के समय उतार चढ़ाव की स्थिति देखी गई। 1542 ईस्वी में मार्टिन अल्फोंसी डी सोजा का पुर्तगाली गवर्नर बनने से दोनों के बीच कटुआहट आ गई, मतलब मतभेद होने लगे। लेकिन जब ओडी कास्ट्रो गवर्नर बना तो दोनों के बीच 1547 ईस्वी में संधि हो गई। संधि के तहत सदाशिव राय को घोड़ों के व्यापार पर एकाधिकार मिल गया, परंतु राम राय ने 1558 ईस्वी में सनथोमे एवं गोवा पर सफल आक्रमण कर दिया। ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा ठीक है। राम राय की नीति। ठीक है। राम राय की नीति आगे पढ़ेंगे।
इसने दक्षिणी मुस्लिम रियासतों के प्रति विजयनगर की तटस्थता की नीति का परित्याग किया और खुलकर इन रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। उसका विश्वास था कि ऐसा करके वह बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार एवं बीदर को आपस में ही लड़ाकर कमज़ोर कर देगा, परंतु उसका दांव उल्टा ही पड़ गया। दक्षिणी रियासतें फूटने के बजाय संगठित हो गईं। बहुत खूब, जैसा करनी वैसा बननी। अंततः राम राय की यही नीति विजयनगर के पतन का कारण बन गई। ठीक है, आगे हम जो है वो तालीकोटा का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध, चलिए पढ़ ही लेते हैं। वीडियो देखते हैं, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ, नहीं चलेगा अभी। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध पढ़ते हैं। तिथि जो है 23 जनवरी 1565 ईस्वी। युद्ध के अन्य नाम जो हैं, इसको राक्षसी तंगडी युद्ध भी कहा जाता है। राक्षसी तंगडी युद्ध कृष्णा नदी के दक्षिणी में स्थित राक्षसी गांव एवं तंगडी गांव के बीच वास्तविक युद्ध स्थल होने के कारण इसे कहा गया है। ठीक है, राक्षसी तंगडी का युद्ध। तालीकोटा युद्ध जो है फरिश्ता ने कहा है, जबकि वास्तविक युद्ध स्थल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर था। विजयनगर के इतिहास का वाटरलू की संज्ञा इतिहासकार एन रमन्य ने दी। इसी के साथ इसे बन्नीहट्टी युद्ध एवं कृष्ण का युद्ध भी कहा गया है। कृष्ण का युद्ध भी कहा गया है। युद्धकर्ता सदाशिवराव एवं दक्षिण की 4 मुस्लिम रियासतें। सदाशिवराव का प्रतिनिधित्व राम राय ने किया। फरिश्ता के अनुसार मुस्लिम रियासतों में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर सम्मिलित थे, जिसमें से अली आदिल शाह इसी संघ का मुख्य नेता था। ठीक है, बरार मुस्लिम संघ में सम्मिलित नहीं हुआ था। युद्ध के बीच में ही राम राय के 2 मुसलमान सेनापति गिलानी बंधुओं ने उसका साथ छोड़कर विरोधी की सेना में सम्मिलित हो गए। देखो भैया, साथ छोड़ दिया। फलतः राम राय की पराजय हो गई। अहमदनगर के निजाम शाह ने राम राय को मार डाला। तिरुमल सदाशिव राय को लेकर पेनुकोंडा भाग गया। सदाशिव राय पेनुकोंडा से शासन करने लगा, परंतु 1570 ईस्वी में उसकी तिरुमल ने हत्या कर दी। आगे जो है पढ़ते हैं। सीजर फ्रेडरिक 1567 ईस्वी में विजयनगर आया था। कौन? सीजर फ्रेडरिक। वह विजयनगर के विनाश का वर्णन करता है। अग्नि एवं तलवार सबल एवं कुल्हाड़ियों के साथ एक के बाद वे अपना विनाश कार्य करते रहे। विश्व के इतिहास में संभवतः कभी भी इतना विध्वंस नहीं किया गया, यह वर्णनातीत है। निस्संदेह इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य को महान क्षति पहुंची तथा युद्ध में 1 लाख हिंदू मारे गए थे। परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि तालीकोटा विजयनगर साम्राज्य के जीवन का संकट काल था, पर अंतिम संकट काल नहीं था। यद्यपि इस राज्य का अस्तित्व अगले 100 वर्षों तक कायम रहा, लेकिन अब से दक्षिण भारत के राजनीतिक अखाड़े में विजयनगर के राय अपनी महत्व खो बैठे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अरविंदु वंश पढ़ते हैं। 1570 से 1652 ईस्वी। इसके संस्थापक थे वो तिरुमल पढ़ रहे हैं। इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल थे। चलिए आगे देखते हैं। 1570 ईस्वी में पेनुगोंडा की राजधानी बनाकर तिरुमल शासक बना। तिरुमल ने पतनशील कर्नाटक साम्राज्य का उद्धारक की उपाधि ग्रहण की। भाषाई आधार पर अपने साम्राज्य को विभाजित कर अपने पुत्रों में
के बीच में बांट दिया। उसने श्रीरंगम प्रथम को तेलुगु क्षेत्र पेनुकोंड, राम को कन्नड़ क्षेत्र श्रीरंगपत्तनम एवं वेंकट द्वितीय को तमिल क्षेत्र चंद्रगिरी सौंप दिया था। देख रहे हैं, तेलुगु क्षेत्र था, कन्नड़ क्षेत्र था और तमिल क्षेत्र था। ठीक है, भाषाई के आधार पर क्षेत्रों को बांट दिया गया। पेनुगोंडा जो क्षेत्र था तेलुगु के आधार पर था, कन्नड़ जो क्षेत्र था वो श्रीरंगपट्टनम था और वेंकट द्वितीय को जो दिया गया था वो तमिल क्षेत्र था चंद्रगिरी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके पश्चात क्रमशः रंगा प्रथम एवं वेंकट द्वितीय शासक बने। राजधानी पेनगोंड से हटाकर चंद्रगिरी बनाई गई। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेलोर में चर्च बनवाने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, उसने स्पेन के साथ राजनयिक संबंध बनाया और दरबार में 2 जेसुइट चित्रकारों को संरक्षण दिया। 1607 ईस्वी में पुर्तगाल तथा स्पेन के फिलिप तृतीय ने मैड्रिड से वेंकट द्वितीय को पत्र लिखा, जिसमें 1598 ईस्वी में ईसाई पादरी मिशन को अपने राज्य में संरक्षण प्रदान करने के लिए आभार प्रकट किया। ठीक है, आभार प्रकट किया। आगे उसने स्पेन के फिलिप तृतीय से सीधा पत्र व्यवहार किया। उसके काल में चंद्रगिरी में अनेक राजनयिक मंडल आए। वेंकट द्वितीय ने ईसाइयों को अपने संपूर्ण साम्राज्य में धर्म प्रचार तथा गिरजाघर बनवाने की पूर्ण स्वतंत्रता दी। दार्शनिक ताताचार्य उसके दरबार में था। 1612 ईस्वी में राजा ओडियार ने उसकी अनुमति लेकर मैसूर राज्य की स्थापना की। 1602 में हुआ था मैसूर की स्थापना, ध्यान रखिएगा, राजा ओडियार ने किया था। ठीक है, आगे 1614 ईस्वी में वेंकट द्वितीय की मृत्यु आगे पढ़ते हैं हुई। उसके पश्चात श्रीरंगपट्टनम द्वितीय एवं रामदेव क्रमशः शासक हुआ। 1630 ईस्वी में 16 वर्ष शासन करने के उपरांत रामदेव की मृत्यु हुई। उसके बाद वेंकट तृतीय एवं श्रीरंगा तृतीय क्रमशः शासक हुए। श्रीरंग तृतीय जो है वह 1642 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य तथा अरविंदु राजवंश दोनों का अंतिम शासक रहा। प्रशासन देख लेते हैं, प्रशासन कैसा था ये देखते हैं। ठीक है, हरिहर प्रथम के वेगर वेल्सी दान पत्र एवं वित्रकुंट अनुदान पत्रों में संगम कुल के प्रारंभिक शासकों का उल्लेख है। हरिहर द्वितीय के चन्नरायपट्टन अभिलेख मितर अभिलेख से विजयनगर की संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कृष्णदेव राय के कोलार्क अभिलेख से प्रांतपतियों के कार्यों की जानकारी तथा कोड़विंदु अभिलेख से राजस्व प्रशासन की जानकारी मिल जाती है। विजयनगर के शासकों ने ताम्रपत्रों पर नगरी लिपि के नए रूप नंदी नागरी का प्रचलन किया। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन किसी भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था की भांति विजयनगर काल में भी राजा, जिसे राय कहा जाता था, शासन का केंद्र बिंदु था। राय नरपति हिंदू सूरत राणा एवं वेदों और वैदिक पद के रक्षक की उपाधि धारण करते थे। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष यानी राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का रूप की ओर से शासन करने का शासन करने का दावा करते थे। ठीक है, दबाव नहीं, दावा। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़
कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित रहता था। प्रशासन कौटिल्य की सप्तांग विचारधारा पर आधारित था। राय राजत्व में देवत्व का प्रतिनिधित्व करता था। कृष्णदेवराय ने यही प्रदर्शित करने के लिए अपना राज्याभिषेक कृष्ण जन्माष्टमी को करवाया। आगे, राय की सत्ता निरंकुश थी, अपितु नियंत्रित थी। स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र एवं मंत्री परिषद उसे निरंकुश नहीं होने देती थी। आगे, राय प्रजाहित को सदैव वरीयता देते थे। कृष्णदेव राय कहता भी है, प्रजा का कल्याण किए बिना राजा का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। युवराज प्रशासन में राजा के पश्चात युवराज का पद होता था। राजा अपने जीवन काल में ही युवराज की नियुक्ति कर उत्तराधिकार संघर्ष को न्यून कर देता था। युवराज का राज्याभिषेक संस्कार पट्टाभिषेक कहलाता था। ठीक है, आगे, विजयनगर के शासन की अन्य विशेषता भी थी, जैसे संरक्षक या प्रतिशासक या रीजेंट की नियुक्ति शासक द्वारा वृद्ध या असहाय होने पर राजपद का त्याग एवं सहकारिता पर आधारित संयुक्त या द्वैध शासन की परंपरा थी। हरिहर एवं बुक्का तथा विजय राय एवं देव राय ने संयुक्त शासन किया था। प्रशासन में ब्राह्मणों का महत्व था। केंद्रीय प्रशासन में 3 प्रकार की संस्थाएं थीं: राज परिषद, सामान्य परिषद एवं मंत्री परिषद। राजा राज परिषद की राय से ही आदेश जारी करता था। राजा के चयन, अभिषेक एवं प्रशासन संचालन में राज परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्र में 20 सदस्यीय मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसकी बैठक स्थल को वेंकट विलास मंडप कहा जाता था। ठीक है, आगे, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की आयु 50 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महाप्रधानी या प्रधानी मंत्रिपरिषद के अधिकारी थे, जबकि उसका अध्यक्ष जो था वो सभा नायक कहलाता था। केंद्र में सचिवालयी व्यवस्था लागू थी। इसका उल्लेख जो है नुनीज एवं अब्दुल रज्जाक ने किया था। यह 40 खंभों पर आधारित भव्य इमारत थी, जिसे रज्जाक ने दीवान खाना कहा है। ठीक है, कहा है। आगे, कर्णिक रायसम सचिवालय का प्रमुख था। कर्णिक रायसम जो था वो सचिवालय का क्या था? हेड था, प्रमुख था। रायसम यानी सचिव, कर्णिकम यानी लेखाकार, माने प्रधान, गृह मंत्री, सेनबोर लिपिक, राजकीय मुद्रा को रखने वाला मुद्राकर्ता तथा कार्यकर्ता अन्य प्रमुख अधिकारी थे। विभाग नियोग कहलाते थे। ठीक है, विभाग क्या कहलाते थे? नियोग कहलाते थे। आगे, साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में हुआ था। प्रांतों को राज्य, मंडल या चावड़ी भी कहा जाता था। कुछ इतिहासकार मंडल को राज्य से बड़ी इकाई मानते हैं। महत्वपूर्ण है कि साम्राज्य के विभाजन में एक रूपता नहीं थी। जैसे आगे देखते हैं, जैसे कर्नाटक अंश में वेंठे, नाडु, सीम, ग्राम और स्थल था। ठीक है, और तमिल अंश में क्या था? वलनाडु यानी कोट्टम, फिर उसके बाद था पर्र, फिर उसके बाद था नाडु, फिर उसके बाद था स्थल, फिर उसके बाद था ग्राम। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
कर्नाटक अंश में क्या था, वेंठे, फिर उसके बाद नाडु था, फिर उसके बाद था सीन, फिर उसके बाद था ग्राम, फिर उसके बाद था स्थल। और इसी तरह तमिल अंश में क्या था, वलनाडु था, जिसे कोट्टम भी बोला जाता था, फिर उसके बाद पर्र था, उसके बाद नाडु था, उसके बाद स्थल था, फिर उसके बाद ग्राम था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रांतीय प्रशासन। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की सर्वाधिक संख्या 200 बताता है। एच कृष्ण शास्त्री महोदय के अनुसार प्रांतों की कुल संख्या जो थी वो 6 थी। प्रांतपति को मंडलेश्वर, दंडनायक आदि भी कहा जाता था। प्रांतीय शासकों को काफ़ी स्वायत्तता प्रदान थी। उनको अपना दरबार लगाने, सिक्के जारी करने पर कर आरोपित करने, कर आरोपित करने, अपनी सेना एवं अफसर नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त था। नायंकार या पोलीगर व्यवस्था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नायंकार एवं पोलीगर व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो आप जो रोहित क्लासेस में आप जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ क्लासेस को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक करना कोई नहीं भूलेगा, और प्लीज़ शेयर करते रहिए ताकि दूसरों का भी भला हो। चलिए आगे पढ़ते हैं पोलीगर व्यवस्था। विजयनगर के प्रांतों में नायंकार प्रणाली लागू थी। यह प्रणाली सर्वप्रथम काकतीय राजवंश में विकसित हुई थी। नायक के विषय में इतिहासकारों के मत में एकरूपता नहीं है। कुछ इतिहासकार जो है नायक को सेना नायक, तो दूसरे इतिहासकार इनको भू सामंत घोषित करते हैं। वस्तुतः नायक या अमर नायक या पलयागर यानी पालेगार सेना नायक भी थे। नायक को वेतन के एवज के रूप में राज्य एक विशेष भूखंड प्रदान करता था, मतलब वेतन के रूप में भूखंड दिया जाता था। ऐसे भूखंड अमरम कहलाते थे। चूँकि नायक अमरम भूमि का उपयोग करते थे, इसलिए वह अमर नायक भी कहलाए। सैन्य भूधारण अधिकार को पड़ईपरू सर्वमान्य भी कहा गया है। अमर नायकों की सर्वाधिक नियुक्ति जो है वो तमिलनाडु में की गई थी। विजयनगर राज्य में 200 नायक थे। ठीक है, आगे देखते हैं अमर नायकों के प्रमुख कर्तव्य। नंबर 1, अमरम भूमि से प्राप्त आय का एक अंश केंद्र में भेजना। नंबर 2, राजा हेतु सेना का निर्माण करना। नंबर 3, अमरम भूमि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था स्थापित करना। नंबर 4, केंद्र में उनको 2 प्रकार के संपर्क अधिकारी रखने पड़ते थे। एक उसकी सेना का सेनापति, दूसरा प्रशासनिक एजेंट स्थपति होता था। नायंकार व्यवस्था इल्तुतमिश द्वारा गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में प्रदत्त तुर्क सैनिकों की छोटी छोटी एकताओं जैसी जान पड़ती है। अमर नायक प्रांतपतियों से इस अर्थ में भिन्न थे कि जहाँ प्रांतपतियों का हस्तांतरण होता था, वहीं अमर नायकों का नहीं। दूसरे प्रांतपति का पद जो है वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन नायकों ने धीरे धीरे जागीरों को वंशानुगत बना लिया था। नायकों ने विद्रोह का दमन किया तथा साम्राज्य विस्तार एवं कृषि प्रसार में वे सहायक रहे। तात्कालिक रूप से नायककार प्रणाली उपयोगी रही। ठीक है, आगे, परंतु उसके दीर्घकालीन परिणाम अच्छे नहीं रहे। वित्तीय साधनों एवं सैनिक शक्ति से युक्त नायकों ने कमज़ोर शासकों के काल में अपने अपने स्वतंत्र प्रभाव क्षेत्र बनाने लगे। हालांकि अच्युत देव राय ने नायंकारों की उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए महामंडलेश्वरों यानी विशेष कमिश्नर की नियुक्ति की, परंतु उसका यह प्रयास तदर्थ प्रबंधन ही साबित हुआ। अंत में नायंकार प्रणाली
विजयनगर के पतन के कारणों में एक प्रमुख कारण बनी। ठीक है, स्थानीय शासन देखेंगे। चलिए स्थानीय शासन देखते हैं। प्रांतों का विभाजन जो है वलनाडु या कोट्टम यानी कमिश्नरी एवं नाडु स्थल एवं ग्राम में हुआ था। नाडु ग्राम से बड़ी इकाई थी। इसके सदस्य जो थे वो नातवर कहलाते थे। मोटे तौर पर नाडु जो था वह जिला, स्थल, उपजिला तथा मेल ग्राम 50 गांवों का समूह होता था। ठीक है, महानायकाचार्य नातवर सभा के कार्यों का पर्यवेक्षण करने हेतु नियुक्त केंद्रीय प्रतिनिधि महानायक का कार्य कहलाता था। आयंगार व्यवस्था किसे कहते थे, आइए देखते हैं। विजयनगर के ग्राम प्रशासन की मुख्य विशेषता थी आयंगार 12 शासकीय अधिकारियों का समूह था। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती थी। आयंगारों के पद वंशानुगत होते थे। वे पदों को बेच या गिरवी रख सकते थे। उनको केंद्र से वेतन के रूप में मान्यता भूमि प्राप्त होती थी। इन ग्रामीण अधिकारियों की जानकारी के बिना संपत्ति स्थानांतरण, भूदान, भूमि का क्रय विक्रय आदि नहीं किया जा सकता था। कर्णिक आयंगर अकाउंटेंट था। अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना आयंगरों की जिम्मेदारी थी। ग्राम के अन्य अधिकारी में टलस यानी गांव का चौकीदार, आगे देखते हैं। गांव का चौकीदार, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। गांव का चौकीदार एवं सेनेटेवा गांव की आय व्यय का हिसाब रखता था। ठीक है, सेनेटेवा जो था वो गांव का आय और व्यय का हिसाब रखता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुतः चोल युग 850 ईस्वी से 1270 ईस्वी में ग्राम प्रशासन में काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी। विजयनगर युग में उन ग्राम संस्थाओं को तो बने रहने दिया गया, लेकिन उनके ऊपर नौकरशाही एवं सामंती व्यवस्था थोप दी गई। दूसरे वंशानुगत नायकत्व के विकास से भी इन ग्राम संस्थाओं की स्वायत्तता पर बुरा प्रभाव पड़ा। राजस्व व्यवस्था विजयनगर में राजस्व विभाग को अथावना तथा भू कर को शिष्ट कहा जाता था। कर का निर्धारण माप जोख के आधार पर होता था। कृष्णदेव राय ने व्यापक भू सर्वेक्षण और भू कर का पुनः निर्धारण करवाया। इस हेतु गणराय एवं गंडकोल का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसका इस हेतु जो है गणराय एवं गंडकोल का प्रयोग किया गया। कर निर्धारण हेतु पृथक कर सूची थी। कृष्णदेव के कोणवीडु अभिलेख में 59 यानी 59 वस्तुओं का कर सूची दिया गया है। मुनीज के अनुसार समस्त भूमि पर राजा का अधिकार था। कुदी कृषक मजदूर होते थे। भूमि के क्रय विक्रय के साथ इससे लगे कुदी भी हस्तांतरित हो जाते थे। आगे भूमि के प्रकार। भंडारवाद केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाली भूमि उत्तर भारत की खालसा भूमि जैसी थी। ठीक है, उम्बली या उम्बलिका क्या थी, आइए देखते हैं। कुछ विशेष सैनिक सेवाओं के बदले प्रदत्त कर मुक्त भूमि थी। यह जो भूमि का मतलब प्रकार था
यह कर भूमि मतलब कर मुक्त भूमि थी, जो कि सैनिकों को सेवा में मिलता था। ठीक है, क्या था? उम्बली या उम्बलीगा नामक भूमि। ठीक है, आगे देखते हैं रथ कोडगे। रथ कोडगे क्या था देखते हैं। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने वाले या शहीद परिवारों को यह भूमि, इस टाइप का भूमि मिलता था, रक्त कोडगे भूमि मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं कुट्टगी, पट्टे पर प्रदत्त भूमि। तो पट्टे पर जो भूमि प्राप्त होती थी वह कुट्टगी कहलाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं मान्या। मान्या क्या था? आयंगरों को प्रदत्त कर भूमि प्रदत्त कर मुक्ति भूमि मिलता था। मान्या नाम से जो भूमि थी वो आयंगरों को प्रदत्त कर मुक्ति भूमि मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे थोड़ा यहाँ से देखते हैं। पट्टेदार एवं मालिकों के बीच जो है, थोड़ा सा इधर कर लो भाई, इधर होगा, हाँ चलिए ठीक है। पट्टेदार एवं मालिक के बीच भूमि की आय का बंटवारा वरम कहलाता था। कभी कभी लगान वसूली एवं व्यापारिक महत्व के स्थानों आदि की इजारेदारी या नीलामी भी कर दी जाती थी। ठीक है, आगे कर देखेंगे। कर देखने से पहले वीडियो देखते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलिए 20 मिनट और देख सकते हैं। कर राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, वो भू राजस्व था। नीलकंठ शास्त्री महोदय के अनुसार भू राजस्व 1/6 था। अतः नुनीज के इस कथन में सत्यता नहीं है कि किसानों को अपनी उपज का 10वां भाग देना पड़ता था। कृष्णदेव राय ने 1/3 से 1/2 भाग कर के रूप में वसूला। ब्राह्मणों से 1/20वां तथा मंदिरों से 1/30वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। ब्राह्मण एवं मंदिर कर मुक्त नहीं थे। बहुत अच्छा है, सबको भाई देना चाहिए। अन्य करों में गृह कर, औद्योगिक कर, संपत्ति कर, परिवहन एवं बाजार कर, पशु कर, सैनिक कर आदि प्रचलित थे। इस टाइप के कर लगते थे। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को ख़त्म किया, ये सही काम था, विवाह कर को ख़त्म किया। सदाशिव राय एवं राम राय कौडोजा नामक नाई से इतना प्रसन्न हुए कि उसकी संपूर्ण नाई जाति को कर मुक्त कर दिया। सिंचाई व्यवस्था देखते हैं क्या थी। विजयनगर प्रशासन में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। सिंचाई की व्यवस्था करना सामुदायिक जिम्मेदारी थी। सिंचाई में पूंजी निवेश कर आय प्राप्त की जाती थी। तमिल क्षेत्र में इसे दशावंदा या एवं कर्नाटक में कटकोडेज यानी काटकोडगे कहा जाता था। ठीक है, कटकोडेज कहा जाता था। विजयनगर के शासकों ने मदाग झील का निर्माण तुंगभद्रा नदी पर किया था। ठीक है, मदाग झील था। यद्यपि विजयनगर में करों की संख्या तो अधिक थी, लेकिन कर की दरें अधिक नहीं थीं। शासकों का ध्येय जन कल्याण ही था। कृष्णदेव राय राजा को उचित मात्रा में ही कर वसूलने की सलाह देते थे। उसके अनुसार राज्य की आमदनी को 4 हिस्सों में, यानी 1 हिस्सा राजा एवं धर्म खर्च को, 2 हिस्सा सैन्य खर्च तथा शेष कोषागार में, ठीक है, जाना चाहिए। इनका मतलब मत था। कुल मिलाकर विजयनगर साम्राज्य में 1,20,00,000 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती थी। इसमें से 60 लाख केंद्र को, शेष 60 लाख नायंकारों एवं अन्य अधिकारियों में वितरित कर दिया जाता था। अनेक इतिहासकार विजयनगर को राज्यों का महासंघ एवं युद्ध राज्य यानी वॉर स्टेट बताते हैं। ठीक है।